नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 का रण में। जी हां, वही 24 का रण जिसका संघर्ष है भीषण। इस भीषण संघर्ष की किन बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की चिट्ठी की करेंगे, जो उन्होंने पंजाब वासियों को लिखी है। 1 जून को पंजाब में वोटिंग से पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी के जरिए पंजाब की जनता से अपील की है। साथ ही मोदी सरकार पर कई निशाने भी साधे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सभी आरोपों का जवाब पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिया। पहली खबर पर इसी विवाद। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन कैसे रहे नेताओं के तेवर, ये दिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 24 का रण। एक जून को चुनाव के अंतिम चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। कई दशकों बाद पंजाब में ऐसी स्थिति बनी है जिसमें किसी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन नहीं है। सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव जैसे नतीजे वो लोकसभा में भी दोहरा ले। कांग्रेस भी अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की जुगत में लगी हुई है। इन सब के बीच वोटिंग से ठीक पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पंजाब के नाम एक चिट्ठी भेजी, जिसमें अपील के साथ साथ बीजेपी पर हमले भी किए। 10 सालों तक यूपीए की सरकार चलाने वाले देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पंजाब वासियों को चुनाव से पहले एक चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि पंजाब में अंतिम चरण में होने वाले चुनाव अंतिम मौका है लोकतंत्र और संविधान को निरंकुश शासन करने वालों से सुरक्षित रखने के लिए। भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। मतदान के अंतिम चरण में हमारे पास यह सुनिश्चित करने का एक अंतिम मौका है कि लोकतंत्र और हमारा संविधान भारत में तानाशाही फैलाने की कोशिश कर रहे निरंकुश शासक के बार बार हमलों से सुरक्षित रहें। पंजाब और पंजाबी योद्धा हैं। हम अपनी बलिदान की भावना के लिए जाने जाते हैं। हमारा अदम्य साहस और समावेशिता, सद्भाव, सौहार्द और भाईचारे के लोकतांत्रिक लोकाचार में सहज विश्वास हमारे महान राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। मनमोहन सिंह ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर पंजाबियत और पंजाबियों को बदनाम करने का आरोप लगाया। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने पंजाब, पंजाबियों और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 750 किसान, जिनमें से अधिकांश पंजाब के थे, लगातार महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर इंतजार करते हुए शहीद हो गए। मानो लाठियां और रबर की गोलियां पर्याप्त नहीं थी। खुद प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर हमारे किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहकर मौखिक रूप से हमला किया। उनकी एकमात्र मांग थी कि उनसे परामर्श किए बिना उन पर थोपे गए 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। मोदी जी ने 2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। पिछले 10 वर्षों में उनकी नीतियों ने हमारे किसानों की आय को खत्म कर दिया है। पीएम मोदी और उनकी सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने का दावा करते हैं। दावा है कि केंद्र सरकार की उपयोगी आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। विपक्ष की माने तो सरकार के ये दावे झूठे हैं। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ मशहूर अर्थशास्त्री भी हैं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने अकल्पनीय उथल पुथल देखी है। नोटबंदी की आपदा, दोषपूर्ण जीएसटी और कोविड महामारी के दौरान दर्दनाक कुप्रबंधन के कारण स्थिति दयनीय हो गई है, जहां 6-7% से कम जीडीपी वृद्धि की उम्मीद करना नई सामान्य बात हो गई है। भाजपा सरकार के तहत औसत जीडीपी वृद्धि 6% से कम हो गई है, जबकि कांग्रेस यूपीए कार्यकाल के दौरान यह लगभग 8% थी।
अभूतपूर्व बेरोजगारी और बेलगाम मुद्रास्फीति ने असमानता को बहुत बढ़ा दिया है, जो अब 100 साल के उच्चतम स्तर पर है। जबकि कांग्रेस यूपीए ने चुनौतियों के बावजूद हमारे लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाया। भाजपा सरकार के कुशासन के परिणाम स्वरूप घरेलू बचत 47 साल के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है। पंजाब में बीजेपी पहली बार अपने बूते चुनाव लड़ रही है। अब तक बीजेपी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 2 सीटों पर उसे सफलता मिली थी। लेकिन इस बार सभी 13 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी यहाँ पीएम मोदी के नाम के सहारे ही चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री पंजाब में पूरा दम भी लगा रहे हैं। आज प्रचार के अंतिम दिन होशियारपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सभी आरोपों का एक एक कर उन्होंने जवाब दिया। मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर पंजाब और पंजाबियत का अपमान करने का आरोप लगाया। इस पर पीएम ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भाई और बहनों, भाजपा विरासत भी विकास भी इस मंत्र पर चल रही है। आपने देखा है जब अफगानिस्तान में संकट आया, वहां पर हमारे जो सिख भाई बहन रहते थे, वहां जो हमारा गुरुद्वारा था, बहुत खतरे पैदा हो गए, तो हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे अदब के साथ माथे पर रख करके भारत लाए। इतना ही नहीं, हमने साहिबजादों के बलिदान को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाना तय किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को गलत बताते हुए देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पीएम मोदी का कहना है कि पिछले 10 सालों में उनकी सरकार ने देश में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि जब देश में दमदार सरकारें होती हैं, तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती हैं। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है, और आज फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। पिछले 10 साल में भारत ने जो विकास करके दिखाया है, वो अभूतपूर्व रहा है। आज जब पंजाब के लोग, दूसरे राज्यों के लोग विदेश जाते हैं, तो खुद देखते हैं कि वहां भारत और भारतीयों की इज्जत कितनी बढ़ गई है। जब देश में दमदार सरकार होती है, तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती है। और वीरों की धरती पंजाब से बेहतर कौन जानेगा कि दमदार होने का मतलब क्या होता है। दमदार सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे, दमदार सरकार जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए, दमदार सरकार जो भारत को समृद्ध बनाए। इसलिए पंजाब भी
इस बार जोर शोर से कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। एक तरफ मनमोहन सिंह का आरोप है कि मोदी सरकार के निरंकुश शासन से देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा है, तो वहीं पीएम मोदी का कहना है कि कांग्रेस ने खुद संविधान और अंबेडकर की भावना का अपमान किया है। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड SC, ST और OBC आरक्षण छीनने का रहा है। मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। अपनी सरकार के 10 साल में मैंने लगातार SC, ST, OBC के आरक्षण की रक्षा की। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले मेरी इस कोशिश से भी भड़के हुए हैं। दरअसल आरक्षण को लेकर इनके खुद के इरादे बहुत खतरनाक हैं। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड SC, ST, OBC का आरक्षण छीनने का रहा है। सरकारी नौकरी में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, स्पोर्ट्स में, सरकारी टेंडर में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, यूनिवर्सिटी के दाखिले में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, ये संविधान की भावना का, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना का अपमान कर रहे हैं। ये दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर उसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर देश को बांटने की एक और बड़ी गहरी साजिश है। 2024 के इस चुनाव अभियान में मोदी ने इनकी इस सबसे बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया, उनको बेनकाब कर दिया है और इसलिए बौखलाए हुए हैं और लगातार मोदी को नई नई गालियां देते रहते हैं। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। इस बार पंजाब में चुनावी मुकाबला 4 कोणी है, क्योंकि इस बार पंजाब में कोई गठबंधन नहीं है। 3 दशक बाद बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा में साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में आमने सामने है। इन समीकरणों ने पंजाब के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। इलेक्शन डेस्क ANB न्यूज। तो चलिए 24 का रण में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। – 2024 के आम चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज थम गया। 19 अप्रैल से शुरू हुआ चुनाव 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग के साथ संपन्न होने जा रहा है। मतदान के पहले से लेकर अंतिम चरण तक सियासी दलों ने अपने पक्ष में जोरदार प्रचार किया। इस दौरान विरोधियों पर कई निशाने साधे गए, कुछ जमीनी मुद्दे उठे तो बहुत कुछ हवाबाजियां भी हुई। कुल मिलाकर हर दल के रणनीतिकारों को जो भी करना था वो कर चुके हैं। प्रचार के अंतिम दिन की कुछ झलकियां इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन भी नेताओं ने खूब जोर लगाया। सियासी दलों के स्टार प्रचारकों ने अंतिम दिन भी खूब पसीना बहाया।
आज के बाद चुनाव प्रचार का ये शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि आज प्रचार के मैदान में दिग्गजों ने कैसे दम भरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ओडिशा के बालासोर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और बीजेडी पर मिले होने का आरोप लगाया। बहनों, ओडिशा में बीजेपी है और बीजेडी है, ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, ये दोनों एक जैसी हैं। इनकी यहां पे पार्टनरशिप है, पान वाली पार्टनरशिप है ओडिशा में। सोच एक ही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं। मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किए हैं, डिफेमेशन के केस, क्रिमिनल केस, 2 साल की जेल करवा दी, मेरी लोकसभा की सदस्यता ले गए, 50 घंटे मेरा ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेशन किया, मेरा घर उठा के ले गए। जब ये मेरा घर ले गए, मैंने इनको चाबी दी और इनसे कहा, ये जो तुम्हारा घर है सरकारी घर है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे हिंदुस्तान में करोड़ों घर हैं, ओडिशा के जनता के दिल में मेरा घर है, बाकी देश बाकी प्रदेशों के लोगों के दिल में मेरा घर है। तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले लो, उठा के ले लो। मगर भाइयों और बहनों, यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन बाबू, अगर सचमुच में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुए? उनका घर क्यों नहीं लिया गया? उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई? उनका इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ? भाइयों और बहनों, इंटेरोगेशन नहीं हुआ, घर नहीं छीना गया, सदस्यता नहीं ली गई, क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक जी बीजेपी के लिए यहां काम करते हैं। ये दोनों एक हैं, इनकी पार्टनरशिप चल रही है और बात साफ है। पार्टनरशिप का लक्ष्य ओडिशा के लोगों का जो धन है, आपकी जो माइंस हैं, आपकी जो संपत्ति है, उसको चोरी करने का है, अरबपति बनाने का है। नरेंद्र मोदी जी अदानी जैसे लोगों को अरबपति बनाते हैं। यहां पे सरकार नवीन बाबू नहीं चलाते हैं, यहां पे सरकार दूसरा पी चलाता है, पांडियन जी चलाते हैं, और वो भी यहां अरबपति बनाने के लिए सरकार चलाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के चंदौली में प्रचार किया, जहां उन्होंने आरक्षण को लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। वहीं मऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकतंत्र बचाने के लिए जनता से इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील की। आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर देगी, अनुसूचित वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पहली राजनीतिक पार्टी है। सरकार बनने के बाद ओबीसी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसको संवैधानिक मान्यता देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। अनुसूचित वर्ग का, मैं अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, ये इंडिया अलायंस वाले आपने देखा होगा धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दे दो, जो धनवान है उसको भी आरक्षण दे दो। मुस्लिम समुदाय में जो गरीब हैं उनको तो ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन जो वोट लेने के चक्कर में उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। इतना झूठ आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए, जीवन में खुशहाली और तरक्की के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें। जो 10 साल लोगों ने देखे हैं उसमें 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हुआ है, नौकरी छीनी है। बीजेपी ने नौकरी न देने का रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया गठबंधन भरोसा दिलाता है कि नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाएगा। इन्होंने जो महंगाई बढ़ाई है,
उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। G20 के नाम पर जो बड़े सपने दिखाए, इन्वेस्टमेंट के नाम पर सपने दिखाए, लेकिन ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो आया। सर, एक आपका बयान जो था, आपने संविधान को जो कहते हैं, लेकिन इधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण आप लोग बदल रहे हैं, और आपने भी 400 पार पे कहा कि सिर्फ 140 के अंदर ही सिमट के रह जाएंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोगों ने सबसे ज़्यादा आरक्षण के साथ खिलवाड़ की। सरकारी नौकरियां इसीलिए नहीं दे रहे हैं जिससे उन्हें आरक्षण न देना पड़े, क्योंकि सरकारी नौकरियां आएंगी तो आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ अगर किसी ने किया है, खासकर पिछड़े दलित और आदिवासी भाइयों बहनों के साथ, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सीटों पे अपने 400 सीटों 140 से ज़्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत रही। देखिए, हमारे लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का प्यार ही सब कुछ होता है। ऐसे में जब 6 चरण के चुनाव हो चुके, 7वां चरण का आज अंतिम चरण का अंतिम समय का चुनाव का प्रचार चल रहा है, और इतनी धूप में, गर्मी में जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस मिल रहा है, हम सब देख रहे हैं कि मोदीमय वातावरण बन चुका है। पूरा देश वो भाजपा को चाहता है, माननीय मोदी जी को पुनः सरकार बनाना चाहता है, और उसी का परिणाम दिखाई दे रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 12 से ज़्यादा राज्यों में मैं चुनाव प्रचार के लिए घुमा हूँ, और हर जगह चारों तरफ भाजपामय माहौल दिख रहा है, मोदीमय वातावरण है। एक बार फिर मोदी सरकार। पंजाब की 13 सीटों के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कई सभाएं और रैलियां की। केजरीवाल ने पटियाला में रोड शो निकाला और जनता को संबोधित किया। उधर पंजाब में प्रचार के दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, बल्कि देश की दिशा तय करने वाले हैं। इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग आए हो, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी जोश के साथ आपको वोट देने जाना है। 1 तारीख को बहुत गर्मी पड़ेगी, पसीने आएंगे, लेकिन आप सब लोगों को घर से निकल के वोट देने जाना है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मैं पूरे देश से घूम के आ रहा हूँ। बम्बई गया, भिवंडी गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, जमशेदपुर, लखनऊ, पूरे देश में जनता मोदी जी को हटाने का मन बना चुकी है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। इन पिछले 10 वर्षों में भाइयों, देश ने एक नई दिशा तय की है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक संदेश लेकर के आया हूं। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव कोई वार्ड का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव दुनिया में भारत की दिशा क्या होगी, ये उसको तय करने वाला चुनाव है। भाइयों, हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों में देश में विकास की एक नई करवट ली है। एक योजनाबद्ध तरीके से इन 10 वर्षों में गरीब को मजबूत करने का काम योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। महिलाओं को सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसान को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। युवाओं में विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने। पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने चुनाव में अपनी जीत को लेकर भरोसा जताया। पीएम ने कहा कि तीसरे टर्म के पहले 125 दिनों में सरकार क्या काम करेगी, इसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है। चुनाव की इस भागदौड़ में भी
हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रचार का शोर थम चुका है। राजनीतिक दलों को जितने मुद्दे उठाने थे उठा लिए, विरोधियों पर जितने निशाने साधने थे साध लिए। अब गेंद जनता के पाले में है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा, जिसके बाद जनादेश सबके सामने। इलेक्शन डेस्क एएनबी न्यूज। 24 का रण के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हर चुनावी अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।